वजह से ये हो रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आवाज़ होपफुली आप तक पहुँचती रहेगी। बात करेंगे आज चाइना जो है, उसने फैसला किया है कि रशिया को वेपन्स जो है सप्लाई करता रहेगा। इसके अलावा नायरा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, आपको मैंने पहले बताया था। अब जो सऊदी अरेबिया और इराक हैं, उन्होंने नायरा पे सैंक्शन लगा दिया कि हम आपको कोई क्रूड ऑयल नहीं बेचेंगे। एक शुरुआत हुई है और ये मैंने जो 3-4 दिन पहले जो एक एपिसोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि धीरे-धीरे यूरोपियन यूनियन की जो सैंक्शंस हैं, वो तेल की कंपनियों पे आ रही है और पहली कंपनी तो उड़ गई उसमें से। अब यूरोप जो है रेडी है इस टाइम वॉर के लिए। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और इस समय पोलैंड और रशिया की सीमा और यूक्रेन की सीमा के ऊपर दोनों साइड के जो हवाई जहाज हैं वो सॉर्टीज कर रहे हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं। और कुछ नहीं पता किस समय कोई जरा सा एक ट्रिगर पॉइंट हो जाए और रशिया के साथ ये जो वॉर है यूरोप की, कई देशों के साथ छिड़ जाए। कोई भी एक गलत मिसाइल यहाँ वहां, मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स के 33,000 पेजेस अमेरिका में रिलीज किए गए हैं। काफी बदनाम फाइल्स हैं, सेक्स स्कैंडल की हैं, जहां पर एप्स्टीन नाम के पर्सन ने वहां के बड़े बड़े लोगों को, अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई और जो रसूख वाले लोग हैं, उनको वो लड़कियां सप्लाई करता था। तो उसकी बदनाम फाइलें हैं सारी। कुछ 33,000 पेजेस उसके भी रिलीज किए गए हैं। और भारत ने अफगानिस्तान को लगातार हेल्प करना जारी रखा है और काफी हेल्प अब तक भेज दी गई है। 21 टन से ज्यादा की हेल्प जो है अभी तक अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा दी गई, जिसमें फूड है, टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके द्वारा भेजी जा रही है। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। तो क्या कहते हैं कि अ, जो सिस्टम्स हैं उसको भी हम पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, उसकी भी इज्जत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा माइनॉरिटी और मेजोरिटी की कोई बात नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं अपने चैनल पे हमेशा। और वही हमारा धर्म है। हमारा तो इस चैनल पे बैठ के एक ही रिलीजन है और वो रिलीजन है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और हम उसी की बात करते थे, हम उसी की बात आगे भी करते रहेंगे। अ, चलते हैं आगे और अपनी पहली खबर पर कि चाइना जो है वो अ, हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा रशिया को। तो अब ये जो मुलाकातें हुई हैं एससीओ के अंदर और परेड के अंदर, उससे शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती और गहरी हुई है। साथ में किम जोंग उंग भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए इक्वेशन, नए गठजोड़ भी बन रहे हैं। 80 साल पूरे होने पर जो परेड हुई है, वहां पर लोगों ने चाइना की ताकत भी देखी है। और तिएनमेन स्क्वायर के ऊपर प्रेसिडेंट जिनपिंग ने सलामी भी ली है। और उनका कहना था कि चीन किसी की धमकी से नहीं डरता, हमेशा आगे बढ़ता है और अपने सोल्जर्स का रिस्पेक्ट करता है, जो ताकत उन्होंने दिखाई है। और ये भी कहा कि हम रशिया की जो मदद कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। ये हमारा भाईचारा है, हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है और हमारा रिश्ता जो है बहुत सच्चा है। तो जो भी चीजें हम सप्लाई कर सकते हैं उनसे, तेल तो वो लेते ही हैं, और जो भी चीजें हम सप्लाई कर सकते हैं वो हम सप्लाई करते रहेंगे। देखिए, जब इंसान एक बड़ी मिलिट्री पावर बन जाता है, बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाता है, बड़ी क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की पावर बन जाता है, तो फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और खास तौर से जो उसने DF-5C की जो बड़ी मिसाइल जो शोकेस की है, उसने बड़ों बड़ों के दिल दहला दिए हैं। और इसमें खास तौर से 20,000 किलोमीटर की दूरी पे जाके पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ वो मिसाइल हिट कर सकती है। MIRV है वो, यानी कि एक ही मिसाइल में से जब वो गिरेगी तो कम से कम 10-15 मिसाइल और निकलेंगी और वो सभी की सभी एटम बम कैरी कर सकती हैं। और ये अपने आप में बहुत ही एक क्या कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि
चाइना का जो माइट है वो उसने शोकेस किया है। वैसे भी DF-5C की चर्चा हो रही थी और एक HQ-29 को भी शोकेस किया गया है, जिसे सैटेलाइट हंटर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। एक्चुअली सैटेलाइट हंटर एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक S-500 है, जो रशिया के पास है, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सैटेलाइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय निकल कर आ रही हैं और चाइना का ये वादा कि भाई मैं तो आपको हथियार सप्लाई करूंगा ही करूंगा, मुझे लगता है कि ये उनकी दोस्ती को भी दिखाता है। दूसरी खबर है नायरा इंडिया। बहुत सारे लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा नायरा इंडिया का। भारत में दो मेजर प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज हैं, इसके अलावा बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की मेजर रिफाइनरीज हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो रिलायंस है, मुकेश अंबानी की है। और जो दूसरी बिगेस्ट रिफाइनरी है वो नायरा एनर्जी है। एक्चुअली नायरा एनर्जी एक्चुअली आधी रशिया की है, आधी इंडिया की है। अब उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने कुछ दिन पहले सैंक्शंस लगा दिया कि वो रशिया से तेल खरीदती है। ये धमकी तो बाकियों के ऊपर भी आ गई है, लेकिन उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दी। अब उसके सैंक्शन लगाते ही जो पेट्रोल डीजल वो रिफाइन करके बेचते थे दुनिया में, वो सब बंद हो गया, फिनिश हो गया, बिल्कुल ढक्कन लग गया है। लेकिन क्रूड ऑयल वो रशिया से ले रहे थे और वो क्रूड ऑयल सऊदी वगैरह से भी, इराक से भी मंगा रहे थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, और वो ये है कि अ, सऊदी ने और इराक ने, जो कि दो मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं, उन दोनों ने नायरा एनर्जी को क्रूड ऑयल बेचने से मना कर दिया और कहा कि आपके ऊपर यूरोप की सैंक्शंस आ गई हैं, हम आपको क्रूड ऑयल नहीं बेचेंगे। इसका मतलब है कि बाकी देशों से भी जहां पे वो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो वो भी अब नहीं बिकेगा। लिख लीजिएगा आप। यानी कि अब मुझे जो बात मैंने करीब 4-5 दिन पहले कही थी कि इंडिया की ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस आने जा रहा है, ये मैंने खबर दी थी। और उस बारे में एक फ्रेडरिक मर्स, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, और इमानुअल मैक्रो, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनकी बड़ी मुलाकात हुई। और इन दोनों के इंडिया के साथ बड़े बिजनेस हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर भी आज इंडिया में हैं। और अब इन्होंने एक नई तरकीब निकाली है कि भाई देखो, अगर इंडिया को अगर हम सैंक्शन लगा देंगे तो हमारा धंधा नुकसान हो जाएगा। फिर जर्मनी अपनी कारें कहाँ बेचेगा? BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी ऑडी कहाँ बेचेगा? और बाकी जो बड़ी मशीनरी है कहाँ बेचेगा? अगर फ्रांस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, तो भाई अपने राफेल और बाकी जो साफरान इंजन की जो इस हफ्ते डील हुई है $7 बिलियन की, वो कहाँ जाएगा? तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, देशों के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे जो रशिया से व्यापार करती हैं। अब उसमें ONGC, मैंगलोर रिफाइनरी, रिलायंस, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये सारी ऑयल कंपनियां अब यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस में बहुत जल्दी आ सकती हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जैसे नायरा आई है ना, वैसे ये आ जाएंगी। इन एक्चुअलिटी ये भारत के ऊपर सैंक्शंस होंगी, लेकिन भारत से कहा जाएगा हमने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई हैं, हमने तो उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं जो रशिया से व्यापार कर रही हैं। यानी कि वो सती सावित्री बन के यूरोपियन यूनियन वाले हमें चोट भी दे देंगे और निकल भी जाएंगे। यानी कि बाकी धंधा करते रहेंगे, उनको अपना माल बेचना है वो बेचते रहेंगे, लेकिन इन कंपनियों को क्या कहते हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, तो अब इनका सारा पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल तो सऊदी से, इराक से, कुवैत से, UAE से, साथ में कतर से, ओमान से, सब जगह से आता है। वो सारा बंद हो जाएगा और इनके बंद होने के साथ हम एक बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपको 100% ऑयल जो है वो आपको रशिया से लेना पड़ेगा। लेकिन आप गैस कहां से लोगे? गैस तो आपका सारा कतर से आता है। तब आप क्या करोगे? और गैस के ऊपर तो हमारी आज सब लोगों के घरों में जो आपके यहाँ लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG आता है, जिससे आपकी घर की गैस चलती है। आपकी बहुत सारी कारें हैं जो CNG पे चलती हैं, वो भी तो गैस ही है ना अल्टीमेटली। या इसके अलावा जो बड़े-बड़े जो आपके कुकिंग के लिए या गाड़ियों के लिए जो गैस यूज़ हो रही है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ, पूरा का पूरा सिस्टम। तो
चीज़ें इतनी आसान नहीं रह गई हैं। नायरा के बाद अब नंबर रिलायंस का और इंडियन ऑयल का भी आ रहा है। किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा, देखते रहिएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने अपनी तैयारी कर ली है इस समय पूरी तरह से कि भई अब वॉर तो सामने खड़ी है, अब कुछ हो नहीं सकता है। कहीं न कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि अब रशिया के साथ जो वॉर है ना, वो बहुत दूर प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप और हम उस समय में हैं जिस समय अपनी आंखों से भविष्य के किसी विश्व युद्ध की कल्पना को साकार होते देख सकते हैं। आप पूछेंगे क्या विश्व युद्ध होने वाला है? टफ क्वेश्चन है। मेरा कम दिमाग इसका जवाब तत्काल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ घटनाओं को अगर वापस से चेक करेंगे, यार पहले पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो आप रिलेट करने लगेंगे कि अच्छा, युद्ध से पहले सब लोग पहले अपनी बाजुएं चढ़ाते हैं कि हाँ भाई अब दिखाते हैं किसमें कितना है दम, आओ अब देखते हैं युद्ध करने से पहले कि आओ हम अपनी ताकतों से कितना रूबरू हो ले। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या आज का काल या शीत युद्ध का काल जब भी दिखाई दिया तो आपको हमेशा धड़े दिखाई दिए कि दो धड़े हैं और उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। और धड़ों में इस समय एक धड़ा ऑटोमेटिक अमेरिका बना हुआ है, पहले एक धड़ा रूस रहा करता था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में तो लड़ाइयां किसी और कहानी पे चल रही थी कि बड़ा कौन है, मतलब जर्मनी निकल कर आ रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले दुश्मन थे अब मित्र हो गए हैं, वो कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के बाद में संघर्ष शुरू हुआ, सोवियत रूस बड़ा कि अमेरिका बड़ा। अब उस बड़े की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध में जो साथ साथ लड़ने वाली पार्टी थी, यानी कि रूस और अमेरिका जो लड़ रहे थे जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ, वो खुद आपस में युद्ध के बाद में क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगे कि दुनिया में ज्यादा पावरफुल कौन, या किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी, रूस ज्यादा बड़ा यानी कि सोवियत संघ ज्यादा बड़ा या अमेरिका ज्यादा बड़ा। आइडियोलॉजी में एक तरफ पूंजीवादी आइडियोलॉजी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ साम्यवादी। और इस लड़ाई को ही हमने बाद में शीत युद्ध का नाम दिया कि ये दो बड़े राष्ट्र ऐसे थे जो आमने सामने आकर नहीं लड़ते थे, एक दूसरे के पीछे रहते हुए या किसी के पीछे रहते हुए मोहरे बनाते थे। और उन मोहरों में फिर आपने बहुत से युद्ध देखे हो, चाहे फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा हो, या फिर जर्मनी की बाद का युद्ध देखा हो, या फिर वियतनाम देखा हो। ये तमाम युद्ध वो घटे जिसमें ये लोग किसी और को पार्टी बनाकर, चाहे गल्फ युद्ध रहा हो, अफगानिस्तान का युद्ध रहा हो, कहीं और जाकर लड़ते थे। अच्छा, ये लंबा समय तक चला। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और उसके बाद में रूस एक इकलौता देश निकलकर ऐसा बचा जो सोवियत रूस की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था, सोवियत संघ की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था। लेकिन वो रूस इतना पावरफुल नहीं था सोवियत संघ जैसा, जो कि अमेरिका के साथ पार्टी बन के लड़ सके। इस बीच में 1991 के बाद एक और पार्टी बनना शुरू हुआ और उस पार्टी का नाम था चीन। चीन ने 1991 के बाद यह देखा कि अब दुनिया में भाई हमेशा बाइपोलर वर्ल्ड रहा है, मल्टीपोलर बनने का प्रयास रहा है, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, कल को हम भी एक ध्रुव होंगे, क्योंकि कभी ना कभी रूस और अमेरिका में चाइना जिस तरह से उभर कर आया, ऐसे आज चाइना और अमेरिका में भारत कभी उभर कर आएगा। हम इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाला समय हमारा है, लेकिन इस समय से पहले जो वर्तमान चल रहा है उसको हम साक्षी होते देखें। तो चाइना ने देखा कि यार इन दोनों के झगड़े में मैं अपना मौका कैसे निकाल सकता हूं, और वही हुआ। उस मौके को निकालने में इन दिनों चीन ने अमेरिका के सामने अपने आप को इस तरह रखने का प्रयास किया जैसे अमेरिका दुनिया के सामने खुद को रखता है। जैसे अमेरिका का एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि वो हमेशा बताता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं। अभी ताजा ताजा ट्रंप का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया हमारे बिना कुछ नहीं। मतलब उनका ये जो दंभ है कि हमारे बिना कोई नहीं, तो वो वाला जो दंभ है, वो दंभ इन्होंने कुछ दिनों पहले अमेरिकियों ने दिखाया था। आपको याद होगा पुतिन को पहले बुलाया गया अमेरिका, तो ये एक तरह से ट्रंप इस बात को ऐसे ले रहे थे कि देखो मैंने पुतिन को बुला लिया है, बुला करके उनकी पूरी झांकी सजा दी है। पुतिन को बुलाया, फिर यूरोपियन लीडर्स को बुलाया, भर भर के यूरोपियन लीडर्स जाने लग रहे हैं, नाटो चीफ जाने लग रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए कि ट्रंप मान जाए, जेलेंस्की मान जाए, पुतिन मान जाए। और ट्रंप अपने आप को दिखाने लग रहे हैं कि देखो वर्ल्ड लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं कि मान जाओ पूरी तरह से। मतलब माहौल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी देश एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, नाटो के देश, ये सब बैठ करके कि बस अब तो पुतिन को ये रुकवा ही देंगे। ट्रंप अपने आप को इन सबको सामने बिठाकर ताकतवर दिखा रहे थे खुद को कि तुम लोग मेरे सामने की टेबल पर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं। और यहां सब हाथ बैठ करके जो लीडर्स खड़े हैं, बैठे हैं, ये सारे के सारे लीडर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े नेता माने जाने वाले लोग, बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं। और जब ये यहां बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं जिसका ईगो बूस्ट कर रहे थे वो इस आदमी
आदमी का था। दुनिया को यह दिखाने के लिए था, देखो दुनिया वालों, मैंने एक बार में इतने सारे देशों को साथ बिठा लिया। अच्छा साहब, इनका हो गया प्रदर्शन, ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इस प्रदर्शन के बाद ट्रंप के अहंकार की बारी रही कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये है वो सब चलता रहा। इनके बाद बारी आती है इनकी, भाई साहब ये निकल कर आते हैं कि अब अपनी बारी, दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल है, क्योंकि दुनिया में सेकंड इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय चीन है। और चीन ने बड़े ही सटल वे में अमेरिका और रूस के संघर्ष में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि वो कहीं ना कहीं अब एक पार्टी बन चुका है। मतलब अमेरिका के लिए रूस से ज्यादा अब इंपॉर्टेंट चीन हो गया है। आप पूछेंगे हम कहां हैं इस पूरी कहानी में? आप दर्शक हैं फिलहाल, तो आप दर्शक ही रह जाएंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिए। एक्शन वही लेने हैं जो इन्होंने कभी लिए थे। हमको सीखना है, हमें सीखना है और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमें लर्निंग करते हुए, और ये बात में बहुत देरी नहीं है, बहुत से देशों ने इंक्लूडिंग इन्होंने बहुत लंबे समय बाद सीखा तो आज कहां है वो आपके सामने है। हमारी बारी है, हम भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपने आप को लर्नर के रूप में रखते हुए देखते हैं कि ये खेला क्या खेल गए। इन्होंने खेला खेला अपने साथ में ये लेकर बैठे थे कुछ 8-10 देशों के मेंबर्स को, ये 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को साथ में परेड करा दिए। परेड कहां करा दिए? आप कहेंगे सर एससीओ मीटिंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गई। एससीओ मीटिंग के बाद में चीन ने रखी विक्ट्री परेड। आप पूछेंगे क्या एससीओ की विक्ट्री परेड थी? नहीं, चीन ने ताजा-ताजा एक परेड निकालना शुरू किया है जिसमें वो जीत घोषित करता है कि हमने एक बार जापान को हराया था। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस हार को या फिर उस जीत को चीन अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्ष 2015 से यूज करना शुरू किया है। और उस विक्ट्री परेड में जैसे हम लोग अपने गणतंत्र दिवस में अतिथि बुलाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अतिथियों में, भाई साहब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ये कोई वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना राष्ट्राध्यक्षों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं है, ये सब कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है। आप ये पूरी भीड़ जो देख रहे हैं, नंबर 25